हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू एमपी परीक्षा। और जैसा कि हम सभी जानते हैं कि यहाँ पर हम लेकर आते हैं आपके लिए वर्ग 3 से रिलेटेड वीडियोस में कुछ प्रश्न जो आपके आने वाली एग्ज़ाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। तो बिना देरी किए हुए जान लेते हैं हमारे आज के वीडियो के बारे में। आज जो प्रश्न होंगे हमारे वो पर्यावरण के टॉपिक एटमॉस्फेयर पर आधारित हम लोग देखने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे आज के प्रश्नों की। सबसे पहला हमारा प्रश्न है, भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। ठीक है, जिसके विकल्प हैं ए सुनामी, बी सौरतापन, सी ग्रीन हाउस प्रभाव और डी भूकंपीय प्रभाव। आपको इन चारों में से सही उत्तर बताना है यहाँ पर। तो यहाँ जो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा वो होगा ग्रीन हाउस इफेक्ट या ग्रीन हाउस प्रभाव, क्योंकि भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भूवायुमंडल के तापमान में वृद्धि की जो प्रक्रिया है उसे हम ग्लोबल ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे हम ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। ये एक नेचुरल प्रोसीजर होता है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा क्या होता है, किसी ग्रह या उपग्रह के वातावरण में मौजूद कुछ गैसें वातावरण के तापमान को अपेक्षाकृत अधिक बनाने में मदद करती है। ठीक है, तो आगे देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वायु में नाइट्रोजन का प्रतिशत कितना है। देखिए, इस तरह के पहले भी हम लोग प्रश्न देख चुके हैं और हम लोगों ने उन प्रश्नों को पढ़ा भी है। ठीक है, बट यहाँ पर जो हम प्रश्न देख रहे हैं तो यहाँ पर हम आपसे अब उत्तर पूछ रहे हैं। ये हमने आज देखा, कल देखा, वापस हो सकता है रिपीट भी हो रहा हो प्रश्न। तो आप लोग मुझे जल्दी से इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएंगे। चलिए देखिए, लगभग जो वायु का प्रतिशत होता है, यहाँ चार ऑप्शन है, 0.94, 0.03, 78.03 और 85.02। तो देखिए, शुष्क और शुद्ध वायु में नाइट्रोजन जो है वो 78% यानी कि 78% नाइट्रोजन होती है, ऑक्सीजन 21%, आर्गन 0.9% होती है और कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% होती है। तो आपको ये आंकड़ा याद रखना है। ठीक है, अगर लगभग भी पूछा है तो उसके नियर बाय आप और भी कोई उत्तर लगा सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए, आपको एक सही उत्तर चुनना है अगले प्रश्न में, जो कि वायुमंडल की परतों की क्रमबद्धता को दर्शाता है। क्रमबद्धता मतलब सिस्टमेटिक, जो मतलब उसका जो क्रम है उसमें जो परतें लिखी गई हैं वो आपको बताने हैं। इसके विकल्प हैं ए आयन मंडल, मध्यस्थ मंडल, समताप मंडल, बहिर्मंडल। विकल्प बी है शोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल। विकल्प सी है आयन मंडल, शोभ मंडल, मध्यस्थ मंडल और समताप मंडल। और विकल्प डी है मध्यस्थ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, शोभ मंडल। ठीक है, आपको बताना है कि इन चारों विकल्पों में से कौन सा ऐसा विकल्प है जिनको उचित क्रम में जमाया हुआ गया है या जो उचित क्रम में है, यहाँ पर आपको वो बताना है। ठीक है, तो सभी लोग विकल्प को ध्यान से पढ़िए और मुझे उत्तर जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए कि ए बी सी डी कौन सा विकल्प सही है। चलिए मैं बता देती हूँ। देखिए, वायुमंडल का जो घनत्व होता है वो ऊंचाई के साथ साथ क्या होता है, घटने लगता है। और वायुमंडल को हम 5 अलग अलग परतों में बांट देते हैं। देखिए, पहले होती है शोभ मंडल, दूसरी समताप मंडल, तीसरी मध्य मंडल, चौथी ताप मंडल और पांचवी कहलाती है बाह्य मंडल। तो यहाँ पर जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा विकल्प बी, क्योंकि विकल्प बी में इसी क्रम में उत्तर आपको दिया गया है। चलिए अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला जो प्रश्न है वो कुछ इस प्रकार है, वायुमंडल को शोभ मंडल, समताप मंडल आदि परतों में विभाजित करने का मुख्य आधार क्या है। विकल्प ए है तापमान, विकल्प बी वायुदाब, विकल्प सी संगठन, विकल्प डी घनत्व। आपको बताना है कि किस आधार पर जो शोभ मंडल, समताप मंडल जो परतें हैं इन्हें बांटा गया, इनका विभाजित करने का जो मुख्य आधार है वो क्या है। विकल्प है ए तापमान, बी वायुदाब, सी संगठन और डी घनत्व। तो यहाँ जो सही उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा तापमान, क्योंकि वायुमंडल की ऊंचाई जो है उसके बाद
अगर मैं बात करूं तो कम से कम 10,000 किलोमीटर है, परंतु धरातल से केवल 800 किलोमीटर की ऊंचाई तक का ही वायुमंडल हमारे लिए महत्वपूर्ण होता है और इसके तापमान के आधार पर ही हमने इसे 5 भागों में बांट दिया है। चलिए अगला देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, क्षोभमंडल की धरातल से औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? विकल्प ए 8 किलोमीटर, विकल्प बी 14 किलोमीटर, विकल्प सी 18 किलोमीटर और विकल्प डी 22 किलोमीटर। आपको बताना है कि क्षोभमंडल की धरातल से ऊंचाई लगभग कितनी है। तो देखिए, क्षोभमंडल वायुमंडल की सबसे निचली सक्रिय और सघन परत है, ठीक है। इसमें वायुमंडल के कुल आणविक भार का 75% केंद्रित होता है। इस परत में आर्द्रता, जलकण, धूलकण, वायु, धुंध तथा सभी प्रकार की वायुमंडलीय गतियां भी होती हैं, ठीक है। और भूमध्य रेखा से इसकी जो ऊंचाई है वो 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8-10 किलोमीटर है। ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ इसके तापमान में भी क्या होती है, कमी आती है। तो धरातल से इस परत की अगर मैं ऊंचाई देखूं तो 14 किलोमीटर है, भूमध्य रेखा से 18 किलोमीटर है और ध्रुवों पर 8-10 किलोमीटर है। तो यहाँ हमने धरातल से पूछा है, इसीलिए 14 किलोमीटर इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है? देखिए, ये एटमॉस्फेयर वाले जो प्रश्न हैं ये थोड़े से कठिन है, तो इन्हें आप थोड़ा ध्यान से पढ़िएगा। आपको यहाँ बताना है कि किस मंडल को संवहन मंडल भी कहा जाता है। विकल्प ए है क्षोभ मंडल, विकल्प बी समताप मंडल, विकल्प सी आयन मंडल या विकल्प डी मध्य मंडल। और यहाँ जो सही उत्तर होगा वो हो जाएगा क्षोभ मंडल। क्षोभ मंडल जो होती है वो वायुमंडल की सबसे निचली परत है, यह भी हमने देखा। इसकी अलग अलग जगह हमने लंबाई भी देखी कि ध्रुवों पर 8 किलोमीटर, विषुवत रेखा पर 18 किलोमीटर होती है, ठीक है। इसी को संवहन मंडल भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि संवहन धाराएं इसी मंडल की सीमा तक सीमित होती हैं, ठीक है। और इस मंडल को हम अधोमंडल भी कहते हैं। तो ये नाम भी आप लोगों को याद रखना है, अधोमंडल, ठीक है। अगला देखते हैं, किस ऋतु में क्षोभमंडल की ऊंचाई में वृद्धि हो जाती है? आपको बताना है कि क्षोभमंडल जो है उसकी ऊंचाई में थोड़ी सी वृद्धि हो जाती है किस ऋतु में। तो देखिए, अभी हमने पढ़ी हैं चीज़ें, उसके आधार पर आप इसका उत्तर दे सकते हैं। विकल्प देख लेते हैं। विकल्प है ए शीत ऋतु, बी ग्रीष्म ऋतु, सी वर्षा ऋतु, डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ जो सही उत्तर होगा इसका वो होगा ग्रीष्म ऋतु, क्योंकि हमने अभी पढ़ा है कि जो परतें बनी हैं वो किसके आधार पर हैं, तापमान के आधार पर। और ये सबसे निचली परत होती है, भूमध्य रेखा से इसकी ऊंचाई 18 किलोमीटर होती है। संवहन धाराएं भी इसी में रहती हैं और संवहन क्षेत्र, कन्वेक्शन जोन जो होता है वो हम इसी को कहते हैं, ठीक है। इस परत में 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री तापमान गिर जाता है। इससे तापमान की सामान्य ह्रास दर कहते हैं, ठीक है। तो क्या होता है, यहाँ पर ग्रीष्म ऋतु में इसमें प्रभाव पड़ता है। अगला प्रश्न है, क्षोभमंडल की धरातल से अधिकतम ऊंचाई है, आपको बतानी है अधिकतम ऊंचाई कितनी है। अभी हमने बात की थी सिर्फ ऊंचाई की। एक चीज़ ध्यान रखिएगा, देखो अभी हमने क्या बात की थी, हमने औसत ऊंचाई पूछी थी। इस प्रश्न में आपसे अधिकतम ऊंचाई पूछा है। और विकल्प देखिए, अब आपको यहाँ विकल्प दिए हैं 6 किलोमीटर, 8 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 18 किलोमीटर। तो देखिए, औसतन ऊंचाई जो है वो 16 किलोमीटर, 14 किलोमीटर हमने पढ़ी, लेकिन 14-16 यहाँ नहीं है। और अधिकतम ऊंचाई हमने देखी थी कहाँ होती है, 16 से 18 किलोमीटर पर। तो देखिए, विकल्प के साथ कन्फ्यूज मत होइएगा। इस प्रश्न की दृष्टि से इसका उत्तर होगा 18 किलोमीटर। वहीं उस प्रश्न की दृष्टि से अगर हम देखते हैं तो वहाँ सही उत्तर क्या होता है, 16 किलोमीटर। तो यहाँ पर सही उत्तर होगा हमारे पास 18 किलोमीटर। अगला प्रश्न है, क्षोभमंडल में कितने मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री सेल्सियस की औसत दर से घटता है? मैं फिर कह रही हूँ, ये प्रश्न थोड़े से कठिन है, तो थोड़ा ध्यान से पढ़िए इन्हें। विकल्प है 146 मीटर, विकल्प बी 156 मीटर, सी 165 मीटर और डी 176 मीटर। तो देखिए, क्षोभमंडल सबसे निचली परत है। आज जो एटमॉस्फेयर है वो पूरा क्षोभमंडल पर आधारित इसमें क्वेश्चन है। तो देखिए, 165 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान, अभी पिछले ही प्रश्न में मैंने डिस्कस भी किया था कि 175 मीटर की ऊंचाई पर वायु का तापमान 1 डिग्री औसत दर से क्या होता है, घटने लगता है। तो यहाँ 165 मीटर इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है,
क्षोभमंडल वायुमंडल का सबसे तप्त परत है क्योंकि ए यह सूर्य के निकटतम है, बी इसमें आवेशित कण है, सी यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, डी इसमें ऊष्मा पैदा होती है। और इसका सही उत्तर होगा यह पृथ्वी के पृष्ठ से तप्त हो जाती है, इसीलिए यह सबसे तप्त परत है। तो यहाँ हमारे 10 प्रश्न कंप्लीट हुए और इसी तरह के आने वाले और पर्यावरण पर आधारित प्रश्न पढ़ने के लिए हमारे साथ आप लोग बने रहिए और इसी तरह हम आपकी तैयारी करवाते रहेंगे। तब तक सभी लोग घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने जिस भी मित्र जो भी वर्ग 3 की तैयारी कर रहे हैं उनके साथ ये वीडियो ज़रूर शेयर करें अगर ये उनकी एग्ज़ाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण है तो, ठीक है। और इसी तरह अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखिए। तब तक के लिए थैंक यू क्लास। दोस्तों ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब कीजिए परीक्षा चैनल को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो प्रैक्टिस के लिए अभी डाउनलोड करें MP परीक्षा ऐप।